Hello students, I hope you are doing well at your home. As you know very well, we have discussed about chapter 7 aggregate demand and related concepts. Our first topic is meaning and component of aggregate demand. Aggregate demand refers to total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a period of one accounting year. आप लोगों को ये बताया गया था कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो क्या होती है, वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। जो भी सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में उनके द्वारा जो प्लानिंग की जा रही है, जो भी उनकी लेवल ऑफ इनकम है उसके अकॉर्डिंग जो उनके द्वारा गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने की जो प्लानिंग की जा रही है, और वी कैन से जो भी एक्सपेंडिचर उनके द्वारा इंकर किया जाना है जिसकी वो प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स के द्वारा जो भी टोटल एक्सपेंडिचर और वी कैन से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करने की जो प्लानिंग हो रही है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। हमने सब पढ़ा था इसमें एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर विलिंग टू इंकर। जो भी डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है वो क्या कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंडिचर करने के लिए प्लान कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, वो क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है। आफ्टर दैट हमने कहा था कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअल की बात कर रहे हैं, प्लान की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम माइक्रो और मैक्रो जो है उन दोनों ही कंसेप्ट्स में हम क्या करेंगे, फ्यूचर एनालिसिस करेंगे। और जब हम फ्यूचर एनालिसिस करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, फ्यूचर से बेस्ड जो भी कंसेप्ट्स होंगे उनकी। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है वो क्या है, प्लान्ड वाली है, नॉट एक्चुअल। नेक्स्ट हमने कहा था कि जो एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, जितने भी हाउस होल्ड हैं, फार्म्स हैं, गवर्नमेंट है, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उनके द्वारा जो भी प्लानिंग की जा रही है गुड्स और सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर करने की, वो क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है। फिर आपको ये बताया गया था कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होती है, इसीलिए एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, फ्लो कंसेप्ट होती है। ओके, तो हमने क्या कहा था, एग्रीगेट डिमांड is a flow concept as it is generally measured for period of an accounting year। अब आपको ये भी बताया गया था कि कंफ्यूज नहीं होना है, मार्केट डिमांड एक डिफरेंट कंसेप्ट है एंड एग्रीगेट डिमांड एक डिफरेंट कंसेप्ट है। क्या बताया था कि एग्रीगेट डिमांड इज टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द एंटायर इकोनॉमी, whereas market demand is the total demand for one commodity in the market। मार्केट डिमांड क्या होती है, एक कमोडिटी के बारे में बता रही है कि एक कमोडिटी को लेके कस्टमर्स की क्या डिमांड है। लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो सभी कस्टमर्स जो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो डिमांड करते हैं, टोटल डिमांड जो होती है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो यहाँ पे ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की बात की गई है और यहाँ पे क्या है, वन कमोडिटी की बात की गई है। एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो दो रेफरेंस से मेजर की जा सकती है। एक होता है जर्नल प्राइस। अगर डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशनशिप करते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर डिमांड कब बढ़ेगी, जब कीमत गिरेगी, और जब कीमत बढ़ जाएगी तो डिमांड गिर जाती है। तो हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू जर्नल प्राइस लेवल, वी शैल फाइंड नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड। और जो लेवल ऑफ इनकम होती है उसके साथ क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड में, हमने यही तो पढ़ा था माइक्रो में, क्या होता है, नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं, और जब इनकम घटती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम की जाती है। तो यहाँ पे भी यही कहा गया है कि एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, वी शैल फाइंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। तो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड और इनकम में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो जो प्राइस, जर्नल प्राइस और एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप में होगा। लेकिन जो इनकम के रिलेशन में जो बनेगा वो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड स्लोप क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है ना, इस वजह से अपवर्ड रहेगा, और यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप होती है इस वजह से डाउनवर्ड रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं एग्रीगेट डिमांड के।
तो हमने ये कहा था कि प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे, जो भी हाउस होल्ड के द्वारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, दैट इज प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है डिस्पोजेबल इनकम पर डिपेंड करता है। अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया जाएगा, और अगर डिस्पोजेबल इनकम कम रहेगी तो कम एक्सपेंडिचर किया जाएगा। सपोज एक पर्सन है जिसकी सिर्फ 500 इनकम है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कम कंजप्शन करेगा। लेकिन एक पर्सन ऐसा है जिसकी 5 लाख रुपीज तक इनकम है, तो कंपेरेटिवली जो जिसकी इनकम 500 है उससे क्या करेगा, वो कंजप्शन ज्यादा करेगा। तो हम क्या कहेंगे, जिस 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 पर्सन की जितनी इनकम होती है उसके हिसाब से उसके कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स घटते बढ़ते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। यहाँ पे हम प्राइवेट फर्म्स के इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जो कि उनके द्वारा कैपिटल गुड्स पे किया जाता है और स्टॉक पे किया जाता है जो एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल प्राइवेट फर्म्स। जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, किन पे, कैपिटल गुड्स पे एंड इन्वेंट्री पे, स्टॉक पे जो पैसा खर्च किया जाता है वो क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। इसको कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट था बेटे, तो इसमें हमने बताया था कि कैपिटल गुड्स आपको पता है मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग वगैरह होते हैं, और स्टॉक में क्या जाता है, चेंज इन स्टॉक, कि ओपनिंग स्टॉक कितना था और क्लोजिंग स्टॉक कितना था, ठीक है बेटा। जो यहाँ पे हम जिस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट 2 टाइप से होता है बेटा, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड, ठीक है। क्या होता है, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस्ड। ऑटोनोमस क्या होता है बेटे, जो क्या होता है इनकम के लेवल से इफेक्टेड नहीं होता, लेकिन इंड्यूस जो होता है ना बेटे, वो इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट है भाई एक्स एंटी। एक होता है बेटा एक्स एंटी और एक होता है एक्स पोस्ट। तो हमने ये कहा था कि हम सारे कंसेप्ट को किस लिए पढ़ रहे हैं, फ्यूचर एनालिसिस के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए एक्स एंटी का मतलब होता है बेटा फ्यूचर, जो प्लान किया जा रहा है, जो इन फ्यूचर के लिए प्लान किया जा रहा है। एक्स पोस्ट का मतलब होता है जो चला गया, एक्चुअल में क्या हुआ, मतलब जो चला गया तभी तो मेजर किया एक्चुअल में क्या हुआ। तो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, एक्स एंटी की बात करेंगे, जो फ्यूचर के लिए है। एक्स पोस्ट जो होता है वो एक्चुअल होता है, कि एक्चुअल में कितना किया हमने, ठीक है, हम प्लान कर रहे हैं, ठीक है। मैंने ये कहा कि जो हमारा 2020 ईयर है उसमें मैंने ये प्लान किया कि मैं क्या करूंगी, 2 लाख रुपीज तक इन्वेस्टमेंट करूंगी मेरे घर पे, ठीक है। लेकिन जब पूरा साल जाने के बाद में मैं कैलकुलेट करती हूँ कि मैंने एक्चुअल में कितना इन्वेस्टमेंट किया। इसका मतलब एक्स एंटी क्या होता है, फ्यूचर के लिए होता है, और एक्स पोस्ट क्या होता है, जो चला गया, तभी तो मेजर किया जाएगा कि एक्चुअल में कितना किया गया। तो हम यहाँ पे कौन से कंसेप्ट की बात करेंगे, एक्स एंटी की बात करेंगे। नेक्स्ट बेटा हमने कहा था कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है वो कॉमन नीड के लिए करती है। हम सब अपनी इंडिविजुअल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉमन नीड को कवर अप करने के लिए करती है। गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूमर गुड्स पे भी एक्सपेंडिचर किया जाता है और कैपिटल गुड्स पे भी किया जाता है। जो कंज्यूमर गुड्स पे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल गुड्स पे किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जैसे लॉ, ऑर्डर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर कर रही है, दैट आर द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट हाईवे, रोड, पावर प्लांट वगैरह बना रही है, दैट आर द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स बाय द गवर्नमेंट, और वी कैन से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। ओके, इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो एक्सेस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल होगा बहुत एक्सपेंसिव रहेगा, तो हम क्या करते हैं उसको चीपर रेट्स पे फॉरेन कंट्रीज से परचेज कर लेते हैं। तो जो हम सेल करते हैं एक्सेस प्रोडक्ट को, वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और जो हम मंगवाते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है या फिर अवेलेबल होगा तो वो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा हमारे लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। और इन अदर लैंग्वेज वी कैन से एक्सपोर्ट्स इंडिकेट डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे प्रोडक्ट की, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जो हमारा प्रोडक्ट डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस किया गया है उसकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा जो डिमांड की जाती है, दैट इज एक्सपोर्ट। और जो एक्सपोर्ट import refers to demand of the resident of a country for the goods that have been produced abroad। और वो जो गुड्स जो अब्रॉड में प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी हमारे देश के लोगों के द्वारा जो डिमांड की जाती है, दैट इज इम्पोर्ट।
तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इट इज टर्म एज नेट एक्सपोर्ट। और इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा? x माइनस एम से, या फिर कुछ लोग इसे NX से भी करते हैं, मतलब नेट एक्सपोर्ट। या फिर कुछ लोग कैसे करते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ओके, अब देखो बेटा, जो नेट एक्सपोर्ट होता है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो डिपेंड करता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है। व्हाट इज रेट ऑफ एक्सचेंज? कि जो करेंसीज हैं, जो भी कोई देश, जैसे हमारे देश की करेंसी है इंडिया, ठीक है, और अमेरिका की है डॉलर, तो उनके बीच में जो भी रेट्स चलती हैं वो क्या होती है? रेट ऑफ एक्सचेंज होती है। मीन्स अगर आपको $1 लेना है तो आपको कितना इंडियन करेंसी देनी होगी, कितना इंडियन रुपया देना होगा, दैट इज रेट ऑफ एक्सचेंज। ये चैप्टर बेटा हमारा है फॉरेन एक्सचेंज में, हम इसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। फिर हम हमारे जो एक्सपोर्ट होता है वो डिपेंड करता है कि जो हम गुड जिसको सेल कर रहे हैं उसकी प्राइसेस क्या हैं, ठीक है। एक्सचेंज ड्यूटीज, जो बेटा ड्यूटीज होती है ना, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है, तो वो कितना है। और जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उससे रिलेटेड पॉलिसी क्या सेटअप की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, और उस गवर्नमेंट के द्वारा जहाँ से हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बेटा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस के ऊपर हमें डिसाइड करते हैं कि हमें एक्सपोर्ट कितना करना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सपोर्ट डिपेंड ऑन रेट ऑफ एक्सचेंज, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ड्यूटीज एंड ट्रेड पॉलिसी। सो एट द एंड क्या कह सकते हैं हम? कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं भाई? हमने कहा एक तो होता है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड के द्वारा एक्सपेंडिचर किया गया, उसको कैसे डिनोट करेंगे? C से। आफ्टर दैट बेटा हमने कहा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्या हो गया? I से डिनोट करते हैं इसको। फिर हमने कहा बेटा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम कैसे डिनोट करते हैं? हमने कहा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम डिनोट करते हैं G से। आफ्टर दैट बेटा हमने कहा नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कैसे होता है? x माइनस एम करके, ठीक है। उसके बाद में हम कंक्लूजन बेस पे ये कह सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस G प्लस x माइनस एम होता है। मीन्स अगर इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स की हम बात करें तो एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे लिखेंगे? C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस एम। लेकिन एज यू नो वेरी वेल, अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी होगी तो कौन कौन सेक्टर होंगे? हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। तो यहाँ पे क्या रहेगा? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I। और अगर 3 सेक्टर की बात करें बेटा तो गवर्नमेंट भी आ जाती है। हालांकि ये दोनों ही सेक्टर कौन से होते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? अगर 2 सेक्टर रहेंगे तो AD इज इक्वल टू C प्लस I हो जाएगा, और अगर 3 सेक्टर रहेंगे मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? C प्लस I प्लस G हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है तो क्या हो जाएगा? 4 सेक्टर मॉडल आ जाएगा, और 4 सेक्टर मॉडल में क्या आ जाएगा? कंप्लीट क्या? AD इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस एम। ओके, ये था बेटा आपका एग्रीगेट डिमांड। अब हम एग्रीगेट डिमांड को लेके हमारा जो बेटा जो चैप्टर है, हमारी जो यूनिट है, उसमें हमने क्या करना है? 2 सेक्टर मॉडल को लेके चलना है। एग्रीगेट डिमांड के 2 सेक्टर मॉडल को लेके चलना है। मीन्स हम क्या कहेंगे? AD इज इक्वल टू C प्लस I। C मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड I मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, अब बेटा देखो बहुत सारी चीजें ना ध्यान में रखनी है, उसी के बेस पे हम क्या करेंगे? शेड्यूल और डायग्राम बनाएंगे। तो हमने कहा कि एग्रीगेट डिमांड की हमें शेड्यूल बनानी है। तो हमने ये कहा कि जो हमारी इनकम वो 0 से स्टार्ट होती है ना, पहले कुछ भी नहीं थी, फिर हमने क्या किया? प्रोडक्शन को बढ़ाया, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनको बढ़ाया, तो हमारी इनकम क्या हुई? बढ़ी, ठीक है बेटे। अब हमने कहा कि पहले हमारी इनकम 0 थी, फिर हमारी इनकम हो गई 100, आफ्टर दैट 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कंजप्शन।
कंजप्शन में क्या होता है बेटे, चाहे इनकम जीरो रहे, लेकिन हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे बेटा। तो अगर देश में इनकम जीरो है तो भी लोग कंजप्शन करेंगे, चाहे वो अपनी पास्ट सेविंग यूज करें, चाहे वो अपनी जो भी एसेट्स है उनको सेल करें, या फिर वो किसी से बोरोविंग लेके कंजप्शन करें, लेकिन वो करेंगे जरूर। तो हमने क्या कहा, जब इनकम जीरो होती है उस टाइम पे कंजप्शन का कोई ना कोई लेवल होता ही होता है। मीन्स कंजप्शन जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता, कोई ना कोई उसका मिनिमम लेवल होता ही होता है। ठीक है, तो जो जीरो लेवल पे जो कंजप्शन रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। मीन्स अगर पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री जो है उसकी इकोनॉमी बिल्कुल गिर जाए, बिल्कुल भी इनकम नहीं है, तो भी कुछ ना कुछ मिनिमम कंजप्शन बना ही रहेगा, कंजप्शन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या कहा, कंजप्शन कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगा। तो कंजप्शन जिस वैल्यू से शुरू होता है उसको हम किसका नाम देंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन। उसको क्या बोलेंगे, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलेंगे। मीन्स ये वो कंजप्शन है जिसके ऊपर इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। ओके, नेक्स्ट है बेटा, जो हमारा कंजप्शन बढ़ेगा वो किस रेट से बढ़ेगा। देखो हमारी जो इनकम है वो 100 से बढ़ रही है, और जो हमारा कंजप्शन है बेटा वो 80 से बढ़ेगा। मीन्स हम क्या कहेंगे, हमारी इनकम जिस रेट से बढ़ेगी उस रेट से हमारा कंजप्शन नहीं बढ़ेगा। हालांकि इनकम के बढ़ने से कंजप्शन बढ़ता है, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ती है कंपेरेटिवली उस रेट से क्या होता है, कंजप्शन कम बढ़ता है। और बेटा एक ऐसा लेवल आता है जब क्या हो जाता है, कंजप्शन जो है वो इनकम से कम हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो इनकम कितनी थी 100, कंजप्शन 120, इट मीन्स कंजप्शन ज्यादा था भाई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या होता है बेटे, इनकम जो बढ़ने लग जाती है। देखो इनकम कितनी हो गई, 300 हो गई, 400 हो गई, 500 हो गई, 600 हो गई, लेकिन कंजप्शन जो है वो इनकम से कम हो गया। मीन्स क्या होगा, हम क्या करते हैं, हमारा कोई ना कोई एक लेवल आ जाता है कंजप्शन का, उस लेवल के बाद में कोई भी पर्सन जो है इकोनॉमी में वो क्या करने लग जाते हैं, सेविंग करने लग जाते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इनकम जो होती है वो ज्यादा बढ़ती है, और जो सेविंग जो होती है वो कहीं ना कहीं पीछे, सॉरी कंजप्शन जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि लोग सेविंग करने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्या है, 2020 है। मीन्स यहाँ पे कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है बेटा, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो ऑटोनोमस है। मीन्स ये क्या रहेगा, इनकम चाहे जीरो रहे, चाहे घटे या बढ़े, लेकिन ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मीन्स इसके ऊपर इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, एंड एज यू नो वेरी वेल, एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ consumption plus investment expenditure. So we will add the value of consumption and the value of investment. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा कंजप्शन 40 था, इन्वेस्टमेंट कितना था 20, तो एग्रीगेट डिमांड जीरो लेवल पे कितनी हो गई 60। आफ्टर दैट क्या हुआ, कंजप्शन बढ़ा 120 से, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, फिर कंजप्शन 200 से बढ़ा, वही है इन्वेस्टमेंट, आफ्टर दैट 280 हो गया, 360 हो गया। तो इस तरीके से क्या रहेगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है इन दोनों का सम रहेगी, और एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनकम के साथ साथ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमने क्या कहा था, इनकम अगर बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इनकम में और एग्रीगेट डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा, अपवर्ड स्लोप में होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में और नेगेटिव में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, अगर हम डायग्राम को ड्रॉ करें तो हम ये कहेंगे बेटा, डायग्राम को ड्रॉ करने के जो रूल्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, ओरिजिन को इंडिकेट करेंगे, आफ्टर दैट वाई एक्सिस को। तो हमने क्या किया, हमने एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्रॉ किया, तो हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं होता,
क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंजप्शन का और इन्वेस्टमेंट का कोई ना कोई लेवल होता ही होता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, एग्रीगेट डिमांड जो 60 से चला, और देखो आप देख रहे हो कि एग्रीगेट डिमांड का क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बढ़ता जा रहा है। इस वजह से क्या रहेगा, ये जो स्लोप रहेगा ये पॉजिटिव रहेगा, मतलब इनकम के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हमने इसको ड्रॉ कर दिया, यहाँ से लेके इस तरीके से हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो इसको क्या लिखेंगे, एग्रीगेट डिमांड कर्व और कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट कर्व। ओके, अब देखो बेटा, अगर मैं बात करूं कंजप्शन की, अगर मैं कंजप्शन कर्व को ड्रॉ करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड में और कंजप्शन में जो डिफरेंस है वो क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है। मीन्स जो कंजप्शन कर्व है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व के बेटा बिल्कुल पैरेलल में चलेगा। ठीक है, लेकिन जो डिफरेंस रहेगा वो किसका रहेगा, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है उसका डिफरेंस रहेगा। ओके, और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व रहेगा वो क्या रहेगा, OXX के पैरेलल रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए क्या रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल शेप में रहेगा। ठीक है, और हमने क्या कहा, AD और जो कंजप्शन कर्व है एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, और इनमें जो डिफरेंस रहेगा वो किसका रहेगा, इन्वेस्टमेंट का रहेगा। ओके, अब आपको बताया गया था कि जो कंजप्शन जो होता है वो इनकम के हिसाब से क्या होता है, इंक्रीज होता है। इनकम अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा, क्योंकि कंजप्शन जो होता है बेटा डिपेंड करता है डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर। लेकिन हमने ये कहा था कि इन्वेस्टमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, और इसके ऊपर इनकम का किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ओके, तो बेटा इस डायग्राम से और इस शेड्यूल से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डेराइव होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट AD, जो AD जो है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। हमने सबसे पहले कहा AD = C+I। आप लोगों को पता है ना, हम क्या कह रहे हैं, हम एग्रीगेट डिमांड को पढ़ रहे हैं 2 सेक्टर मॉडल में। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कंजप्शन प्लस क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सबमिशन हो जाता है कंजप्शन का और इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमने कहा पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। जब बेटा इनकम लेवल 0 है, देखो इनकम लेवल 0 था तो कंजप्शन कितना था बेटा, 40। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम इज 0। जब इनकम 0 है तब भी कंजप्शन पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें कहेंगे देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन। क्या होता है, सम लेवल ऑफ मिनिमम कंजप्शन बना ही रहता है इकोनॉमी में व्हेन इनकम इज 0, चाहे इनकम 0 रहे। इट हैपन्स बिकॉज पीपल नीड्स certain basic goods and services to sustain themselves even if the income is 0। बेटा पूरी इकोनॉमी में सब लोग भूखे नहीं सो सकते। ठीक है, तो क्या होता है, इकोनॉमी जो है वो अपने आप को सस्टेन्स करेगी, और सस्टेन करने के लिए, अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए, अपना वजूद बनाए रखने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए बेटा कुछ ना कुछ कंजप्शन किया ही जाएगा, चाहे वो पास्ट सेविंग को यूज करके किया जाए, चाहे अपनी जो एसेट्स हैं उनको सेल किया जाए, चाहे बोरोविंग ली जाए। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कंजप्शन लेवल रहेगा ही रहेगा चाहे इनकम 0 रहे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जब इनकम 0 है तब भी क्या है, कंजप्शन का लेवल 40 है। ठीक है, इसलिए जो कंजप्शन जो होता है बेटा वो कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा वाई एक्सिस के किसी पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो आपने क्या कहा, वाई एक्सिस के पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट कंजप्शन कर्व नहीं हो रहा। तो हमने क्या कहा, जो कंजप्शन कर्व है उसका कोई ना कोई मिनिमम लेवल होता ही होता है, कंजप्शन कभी भी 0 नहीं होता। अब हम क्या कहेंगे बेटा, जो हमारा कंजप्शन का जो मिनिमम लेवल है उसको हमने क्या बोला था, क्या रहेगा ये मिनिमम लेवल, किसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा ऑटोनोमस कंजप्शन। बेटा इसको हम बोलेंगे ऑटोनोमस कंजप्शन। ठीक है, और इसको कैसे डिनोट करेंगे बेटा, C* से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या है ये, ऑटोनोमस कंजप्शन, और इसको क्या बोलेंगे, किससे डिनोट करेंगे, C* से डिनोट करेंगे।
ओके, मीन्स ये क्या दिखा रहा है, रेफर्स टू मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन विच इज नीडेड फॉर सर्वाइवल, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, ये कौन सा कंजप्शन है जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे है। सच कंजप्शन इज मेट आइदर फ्रॉम द पास्ट सेविंग, कहाँ से किया जाएगा बेटा, क्या तो पास्ट सेविंग से, और थ्रू सेल ऑफ एसेट्स और बोरोविंग, क्या करेंगे, संपत्तियों को बेचेंगे या फिर किसी से उधार लेंगे, बोरोविंग करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। जो बेटा कंजप्शन कर्व का स्लोप है, आपने देखा होगा, आपने क्या कहा, कंजप्शन कर्व का स्लोप कैसे है, अपवर्ड स्लोप है। मीन्स कंजप्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम, मतलब जब कंजप्शन बढ़ रहा है इसका मतलब इनकम बढ़ रही है, तो कंजप्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि ओ एक्स एक्स पे हमने इनकम को ड्रॉ कर रखा है बेटा, और ओ वाई एक्स पे हमने एग्रीगेट डिमांड को ड्रॉ कर रखा है। जब इनकम बढ़ रही है, देखो हमने कहा इनकम जब इतनी थी तो आपने कंजप्शन कितना किया, इतना किया, लेकिन जब इनकम बढ़ी तो आपने कंजप्शन भी क्या किया, ज्यादा किया। ओके, तो हम क्या कहेंगे, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कंजप्शन होता है, और कंजप्शन का क्या रिलेशन होता है, कंजप्शन का स्लोप अपवर्ड बिकॉज कंजप्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम। ओके, हाउएवर प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजप्शन इज लेस देन दैट ऑफ इनकम, जो प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है प्रोपोर्शनेट चेंज इनकम में 100 का, लेकिन कंजप्शन में कितना हो रहा है 80 का, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है इनकम में और कंजप्शन में, वो क्या हो रहा है, इनकम के कंपेरेटिवली कंजप्शन में कम हो रहा है। ठीक है, और हम कहेंगे इट हैपन बिकॉज आफ्टर रीचिंग ए पर्टिकुलर लेवल पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। क्या होता है सेविंग का मतलब, क्या होता है, पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम। तो आपने क्या किया, जैसे आपकी इनकम बढ़ने लग गई, आपका जो कंजप्शन धीरे धीरे घटने लग गया, क्योंकि क्या होता है लोग एक पॉइंट के बाद में अपने कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कम कर देते हैं और सेविंग करना शुरू कर देते हैं फॉर देयर फ्यूचर। ओके, तो आपने क्या कहा, स्लोप जो होता है कंजप्शन का वो क्या होता है, अपवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि इनकम के साथ कंजप्शन का पॉजिटिव रिलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा स्लोप ऑफ ऑटोनोमस कर्व। तो आपको पता है ऑटोनोमस कर्व जो है उसके ऊपर वो इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स उसके ऊपर इनकम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो आपने देखा जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 20 से चल रही है, मीन्स कांस्टेंट वैल्यू, इस वजह से क्या रहेगा, ये ओ एक्स एक्स के पैरेलल रहेगा। ठीक है, तो आपने क्या कहा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व और C+I कर्व। जो बेटा आपने देखा एग्रीगेट डिमांड कर्व का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, y एक्सिस से शुरू हो रहा है। मीन्स एग्रीगेट डिमांड जो है वो उसका कोई ना कोई मिनिमम लेवल से वो शुरू होगी, वो कभी भी जीरो से शुरू नहीं होगी, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज अ समेशन ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एंड देयर इज ऑलवेज minimum level of investment and consumption in the economy, so aggregate demand is can't start from origin। ओके, तो जो एग्रीगेट डिमांड है बेटा वो कहाँ से शुरू होगी, आपने देखा है किससे शुरू हो रही है, 60 से शुरू हो रही है, बिकॉज कंजप्शन की वैल्यू कितनी है 40 और इन्वेस्टमेंट की कितनी है 20, तो अपना एग्रीगेट डिमांड कितनी कहाँ से चलेगी 60 से चलेगी। ठीक है, और आपने क्या कहा था इनकम के साथ साथ जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है एक लेवल ऐसा आता है जब इनकम ज्यादा हो जाती है और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है। इसी वजह से क्या रहेगा, जो एग्रीगेट डिमांड का जो होती है उसका स्लोप क्या होता है, अपवर्ड होता है, क्योंकि इनकम के साथ एग्रीगेट डिमांड का क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, लास्ट में आता है स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड का। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट एग्रीगेट डिमांड कर्व हैज ए पॉजिटिव स्लोप which indicate that as income increases aggregate demand और aggregate expenditure also increases। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है लोगों के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है बेटा वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है बेटा वो किसका फंक्शन होती है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट का फंक्शन होती है। और यहाँ पे जो दोनों ही कंजप्शन एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है बोथ आर एक्सेंटी फ्यूचर के लिए है, बोथ आर प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन। ठीक है, बोथ आर ऑटोनोमस। ठीक है बेटा, यहाँ से जो है ये क्या है ऑटोनोमस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है ये ऑटोनोमस से चेंज हो जाती है इसकी फीचर और इनकम के साथ साथ ये बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ से क्या है ये ऑटोनोमस से स्टार्ट हुआ है।
ठीक है। तो आपने क्या कहा, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनोमस है, लेकिन कंजप्शन की जो फीचर है वो ऑटोनोमस से स्टार्ट होकर उसकी फीचर चेंज हो जाती है। लेकिन ये दोनों ही ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि फ्यूचर के लिए प्लान किए जा रहे हैं, इसलिए दोनों क्या है, एक्स एंटी हैं। ठीक है बेटे। और आपने क्या कहा, जो ये आपने डायग्राम बना के देखा इसको एग्रीगेट डिमांड का होगा, तो ये क्या होता है, स्लोप जो होता है इसका अपवर्ड होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है, क्योंकि इनकम के साथ डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा वीडियो में हम एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। जिन बच्चों ने थ्योरी ऑफ डिमांड को पढ़ रखा है उनको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। तो ज़्यादा वैसे इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं है कि थ्योरी ऑफ डिमांड जिसको क्लियर नहीं है उसको ये चैप्टर आ नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि डिमांड क्या होती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था बेटा, एक होती है डिज़ायर, एक होती है नीड, और एक होती है आपके पास परचेजिंग पावर भी है और विलिंगनेस भी है कि आप उस पैसे को उस पर स्पेंड करने के लिए रेडी हैं। ठीक है। तो जब आपकी डिजायर, नीड और आपकी सफिशिएंट परचेजिंग पावर, जब तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो किसका ले लेती है रूप, डिमांड का रूप ले लेती है। डिमांड जो होती है वो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड होती है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड जो है बेटा उससे ब्रॉडर कंसेप्ट है। ठीक है। यहाँ पे हम सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक इकोनॉमी है उसमें टोटल डिमांड जो की जाती है उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो होती है उसके कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए। आपके 4 सेक्टर होते हैं, उसी के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए। लेकिन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बेटा एट 12th लेवल यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड जो होती है इज इन 2 सेक्टर मॉडल। ठीक है। तो इस तरीके से आपने एग्रीगेट डिमांड को कवर किया, प्रॉपरली नोट्स बनाइए, इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।